विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संस्थाओं से संबंधित न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को होली की शुभकामनाएं, अभिनंदन। अनेक रंगों में होली आपके सपनों को साकार करे। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के नेतृत्व में इस बार अविकास से हम विकास की ओर जा रहे हैं और होली पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं। होली आई खुशियां झोली भरकर, इस बार मेरे विदर्भ में लाई होली आई। साकार हो रहे सपने बनाए थे विदर्भ ने अपने, रोजगार राजस्व में बढ़ोतरी लाई होली आई होली आई। रंग बिरंगी खुशियों का संदेश, गढ़चिरौली स्टील हब, स्टील उद्योग का होगा एक हब, सभी प्रगति के द्वार खुलेंगे अब। आओ हम जलाएं अब विकसित नक्सलग्रस्त की अब होली, रंग चढ़ाएं विकास का रोजगार का, अब खेलेंगे हम विकास की होली, अब खेलेंगे हम विकास की होली। आज मुझे खुशी हो रही है कि जो ये होली आई है हमारे विदर्भ के लिए 75 वर्षों के बाद एक बहुत अच्छे सपने संजोग लेकर आई है। गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने का बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो विदर्भ को आगे ले जा सकते हैं। सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, कई नदियां जुड़ेगी और कई भागों में उसका विकास आएगा। आज जरूरत है कि हम किस तरह से विदर्भ का विकास करके आगे ले जा सकते हैं। मेरे कई संस्करण में मैंने बताया कि विदर्भ में हमारे पास इतनी विपुल संपत्ति है कि हम आगे से विदर्भ को किस तरह से ले जा सकते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, आज जानकारी प्राप्त कर रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24-25 फरवरी को एक कॉन्क्लेव किया, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। 30 लाख करोड़ के वहां पर प्रपोजल आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा राज्य है जिसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाया है। आज मध्य प्रदेश से ज़्यादा हमारे पास संपन्नता है, हमारे पास समुद्र है, हमारे पास उपजाऊ जमीन है, हमारे पास मिनरल है, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास कैपिटल है। तो हम क्यों नहीं इस तरह का एक सेमिनार करते, ग्लोबल कॉन्क्लेव करते कि कम से कम जब 30 लाख करोड़ का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया तो कम से कम यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, जिससे देखिए कि किस तरह से विदर्भ खुशहाल हो सकता है, महाराष्ट्र खुशहाल हो सकता है। आज हमारी जो प्रगति है बहुत आगे हो सकती है। आज जब भारत का विकास करना है, जब हम सोचते हैं, बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र, ये तभी संपन्न हो सकता है जब लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग यहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाएंगे, वो सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। आज ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में जो सूक्ष्म लघु उद्योग श्रेणी के उद्योग है वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। उनकी वजह है कि कहीं पर उनको इस तरह के यहाँ पर पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहीं पर उनको महंगी बिजली मिलती है, कहीं पर उनको वहाँ पर बैंकों का सहयोग नहीं मिलता, कहीं पर जो उनका उत्पादन होता है उसका पेमेंट नहीं आता और कहीं कहीं टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो ऐसे समय में हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। आज एक बड़ा उद्योग डूबता है तो कई लाखों करोड़ों डूब जाते हैं। जिस तरह अनिल अंबानी ग्रुप को देखें, उसमें सरकार का कितना राजस्व डूबा है, कई ऐसे बड़े बड़े समूह डूबे हैं, तो उसके अंदर सरकार को बहुत गहरी चोट पहुंची है। अगर इस तरह का हम सोचें तो अगर लघु मध्यम श्रेणी को उसकी जगह उस वित्तीय सहायता दे तो वो उद्योग बहुत आगे जा सकते हैं और उनका जो एनपीओ होता है बहुत कम होता है। वो ईमानदारी से काम करते हैं, कभी मजबूरी आती है तभी उनका डावाडोल होता है, अन्यथा वे अपनी सभी संपत्ति कोलेटरल करके अपनी मार्जिन कैपिटल देकर काम करते हैं। तो सरकार ने उस ओर देखना चाहिए, क्योंकि आज देश में जीडीपी सबसे स्थान रोजगार से लेके एक्सपोर्ट से लेके हर जहाँ पर क्षेत्र हो उसमें लघु मध्यम श्रेणी का योगदान है। तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे विकास पुरुष श्री गडकरी जी से अनुरोध करूंगा
कि लघु और मध्यम श्रेणी के लिए वे ऐसा कॉन्क्लेव बनाए जिसके अंदर वहाँ पर सिर्फ एक प्रमोशन हो लघु मध्यम श्रेणी का, किस तरह से हम जो ऐसे भाग है जहाँ पर उद्योग नहीं आए हम उद्योग ले जा सकें और उस भाग में वहाँ पर खुशहाल कर सके। आज हमारा जो महाराष्ट्र है, अगर विदर्भ की बात करते हैं उसमें से तो 11 के 11 जिले कृषि प्रधान हैं और कई क्षेत्र उसमें से 50% ऐसे हैं जहाँ पर अभी विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर लॉजिस्टिक बराबर नहीं है। तो उस क्षेत्र को विकास करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी योजनाएं बनाएं, हम कृषि आधारित ऐसी पॉलिसी बनाएं, राइस की अलग पॉलिसी बनाएं, कॉटन की अलग बनाएं, सोयाबीन की अलग बनाएं, दाल की अलग बनाएं, जिससे वहाँ का किसान और उद्योग उस पर आधारित होकर वहाँ भी एक सुदृढ़ इकोनॉमी बन सके और उसकी चालना से हमारा विदर्भ और महाराष्ट्र विकसित हो सके। आज देश में ये जरूरी हो गया है कि लघु मध्यम श्रेणी पर सरकार का ध्यान बहुत देना जरूरी है। नीतियां बनती है लेकिन नीचे तक पहुंचती नहीं है और उसके लिए सरकार प्रयास करती है लेकिन उसके अधिकारी कहाँ बहुत ऐसे ये उनको साथ नहीं देते। बैंकों का विशेषता विदर्भ में देखा गया है कि बैंक विदर्भ में साथ बिल्कुल नहीं देती। कोलेटरल सिक्योरिटी जहाँ पर फ्री है वहाँ पर कोलेटरल मांगा जाता है और उसके अंतर्गत बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। सरकार ने क्रेडिट गारंटी कोलेटरल की स्कीम 10 करोड़ तक कर दी है, लेकिन देखा जाए तो विदर्भ में अगर आंकड़े लिए जाए तो 10 करोड़ में से मुश्किल से 100 लोग को भी ऐसे जो होंगे जिनको उसके अंदर लोन दिया गया होगा। 5 करोड़ के अंतर्गत भी देखा जाए तो बहुत कम लोगों को लोन मिला है। सरकार चाहती है कि उद्योग आ गए हैं लेकिन बैंकों पर भी सख्ती होना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने उस पर सख्ती लानी चाहिए और जितने भी कलेक्टर की जो समितियां होती है उसमें वहाँ के प्रमुख उद्योग संगठन होते हैं, वहाँ के जो प्रमुख उद्योग घराने होते हैं उनको उस समिति में लेकर उसमें विश्लेषण करना चाहिए कि किस तरह से बैंकें उनका साथ दे रही है और किस तरह से बैंक की वजह से वो उद्योग समय पर ऋण ले पाते हैं कि नहीं ले पाते और उसके वजह से उद्योगों को अगर कहीं नुकसान होता है तो उस पर कार्रवाई भी करना बहुत जरूरी है। आज हम स्टील हब की बात करते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर की हम जानकारी लेते हैं कि चाइना और कोरिया हमारे देश में इतना बड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे जो यहाँ के स्टील उद्योग है वो अभी एक्सपेंशन का मोड भूल गए हैं और वो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं क्योंकि चाइना से जो स्टील आ रहा है वो इतना सस्ता आ रहा है, उन पर कोई हम टैरिफ नहीं लगा पाए और उसके कारण उनकी टेक्नोलॉजी और उसकी वजह से वो भारतीय उद्योग में अपना स्टील काफ़ी मात्रा में पहुंचा रहे हैं और हमारे जो बड़े बड़े उद्योग है जो उसके आधारित छोटे उद्योग है उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे और कई महीनों से वो कॉम्पीट न करने से उनकी क्षमता भी काम नहीं करी और मार्च के फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे उद्योगों को घाटा भी पहुंचेगा। इस समय सरकार को जरूरी है कि इस तरह टैरिफ की संरचना की जाए कि हमारे उद्योग उससे टिक सके, या तो इस तरह का एक वातावरण बनाया जाए, इस तरह के शुल्क का जो सरकार ले, जिस तरह के जो स्टील उद्योग है वो उनके सामने सक्षम होकर अपना भारत में माल बेच सके और साथ साथ में निर्यात में भी आगे बढ़ सके। आज जैसे JSW ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, बहुत बड़े स्टील ग्रुप है जो उसके अंतर्गत महारत है, लेकिन जरूरत है कि वो भी चाइना और कोरिया के सामने उनके टैरिफ के सामने हम टिक नहीं पा रहे और उनके उद्योग जो है चाइना और कोरिया के मजबूत होते जा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका का टैरिफ 2 अप्रैल को क्या होता है, वो क्या भारत पे किस तरह से सख्ती रखता है या आसानी से हमको काम करने देता है, क्योंकि हमारे जो वहाँ से सामान होता है उसकी टैरिफ बहुत ज़्यादा है, जबकि जहाँ हम अमेरिका में माल बेचते हैं वह टैरिफ बहुत कम है। तो अमेरिका ये चाहता है कि हम टैरिफ में इतने असमानता न रखें और जब असमानता होती है तो ट्रम्प ने भी धमकी दी है कि हम टैरिफ में अपनी स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। कनाडा के तो बहुत ज़्यादा उसने टैरिफ बढ़ा दी है और उनको बहुत मुश्किल हो गई है वहाँ पर काम करने के लिए। हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह की टैरिफ और स्ट्रक्चर उन्होंने अगर ज़्यादा बना दी तो भारत के उद्योग काफ़ी प्रभावित होंगे और उससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। ऐसे समय में स्टील उद्योग को आगे ले जाने के लिए सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वहाँ पर उनको कुछ रियायतें मिले और कुछ रियायतें देने से वो भारतीय उद्योग में टिक सकते हैं। आज कंस्ट्रक्शन का उद्योग फल फूल रहा है। बॉम्बे के अंदर धारावी और बाकी जगह भी बहुत सारे झोपड़पट्टी वहाँ पे रीडेवलप में जा रही है और उसमें स्टील सेक्टर काफ़ी मजबूत जाएगा। रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में स्टील काफ़ी प्रमाण में जा रहा है, लेकिन जब चाइना कोरिया का स्टील वहाँ पर आएगा तो हमारे बेचारे उद्योग कहाँ से काम कर पाएंगे। ऐसे समय में नीति की बहुत जरूरत है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आज मजदूर नहीं मिल रहे। सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं कि जो फ्री बीच के अंदर उनको आराम से हर चीज़ मिल रही है। आराम से हर चीज़ मिलने से
वे जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे कारखानों में यह कमी हो गई है कि वहाँ पर काम कर्मचारी नहीं है, और कर्मचारी नहीं होने से आज हमारा उद्योग बहुत प्रभावित हो रहा है। और आगे जाकर ऐसी स्थिति रही तो उद्योगों की एक विकट स्थिति हो जाएगी। आगे जाके AI आ रहा है तो हमारे जो युवा होगा वह लालच में आके जो फ्री बीच में वह काम नहीं कर पाएगा, और जब काम नहीं करेगा तो देश की प्रगति में एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। आज इस सबको देखते हुए हमें जरूरी है कि उद्योग के लिए ऐसी नीतियां बनाएं कि जिसमें लघु सूक्ष्म ये उद्योग टिक सके। बड़े उद्योगों की अपनी लॉबी होती है, उस लॉबी के अंतर्गत सरकार उनको काफी प्रोत्साहन देती है। जहां पर लघु मध्यम श्रेणी को 100% के ऊपर इंसेंटिव नहीं मिलते, उनको 140% तक इंसेंटिव मिलते हैं, और बाकी जमीन और कई चीजों में सहूलियतें दी जाती है। तो ऐसे समय में जब इतनी सहूलियतें इधर जाती है तो हमारी ये भी डिमांड है, जिस क्षेत्र में उद्योग नहीं है वहां पर सरकार ने कम से कम 200% इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे वहां का युवक रोजगार में आ सकता है, और वहाँ की जो कृषि है उसको एक अच्छे रेट मिल सकते हैं, और उससे समृद्धि और ये समता बन सकती है। तो सरकार ने दोनों तरफ सोचना चाहिए कि बड़े उद्योग को भी हम पनपा दे, बड़े उद्योगों को पनपा सके, और जो छोटे छोटे उद्योग है उनको भी इंसेंटिव के सहारे हम आगे ला सके। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए जरूरी हो जाता है कि छोटे मध्यम श्रेणी के आगे के उद्योगों को बढ़ाया जाए, उसकी मजबूती से इकोनॉमी बनाई जाए, जिससे कि देश में सबलता से जी सके और रोजगार दे सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।